चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी के इस मंच पर। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक नई सीरीज़ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है, संयुक्त संसदीय समितियों और प्रवर समितियों की अध्यक्षता आमतौर पर सत्ताधारी दल के सांसदों द्वारा की जाती है और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उन्हें भंग कर दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन, समिति की बैठकें संसद की बैठकों से स्वतंत्र होती हैं। तीसरा, राज्यसभा और लोकसभा के लिए विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या समान है और इनकी अध्यक्षता संबंधित सदनों के सदस्यों द्वारा की जाती है। तो आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, दो तीन, एक, दो, तीन। दोबारा से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है संसदीय समितियों के बारे में। तो देखिए, जो जेपीसी है और प्रवर समितियों की अध्यक्षता आमतौर पर सत्ताधारी दल के सांसदों द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उन्हें भंग कर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, समिति की बैठकें संसद की बैठकों से स्वतंत्र होती हैं, बिल्कुल देखिए जर्नल सा स्टेटमेंट है कि संसद की बैठकों के साथ तो नहीं होंगी ना, तो इसलिए ये भी सही है। तो अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो देखिए हमें बिल्कुल पता है कि दूसरा सही है, तो देखिए ये नहीं होगा। जहाँ जहाँ दो नहीं है वो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो बचा बी, सी, डी। अब इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के लिए विभागीय रूप से स्थायी समितियों की संख्या समान होती है, इनकी अध्यक्षता संबंधित सदनों के सदस्यों द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि डी हमारा ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, संसद किसी विषय पर विधेयक की विस्तृत जांच के लिए दोनों सदनों के सदस्यों से एक विशेष उद्देश्य के लिए जेपीसी का गठन कर सकती है। साथ ही दोनों सदनों में से कोई भी उस सदन के सदस्यों के साथ एक प्रवर समिति का गठन कर सकता है और आमतौर पर सत्ताधारी दल के सांसद इसकी अध्यक्षता करते हैं और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उन्हें भंग कर दिया जाता है। किसी विधेयक पर बोलने का समय सदन में दल के आकार के अनुसार आवंटित किया जाता है। सांसदों को अक्सर संसद में अपने विचार रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, भले ही वो इस विषय के विशेषज्ञ हों। समितियां एक छोटा समूह होती हैं, प्रत्येक सांसद को चर्चा में योगदान देने का अधिक मौका मिलता है। संसद की एक वर्ष में केवल 100 बैठकें होती हैं, वहाँ समिति की बैठकें संसद की बैठकों से स्वतंत्र होती हैं। इस प्रकार आपने देखा कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ मिल रहा है। लोकसभा के लिए विभागीय रूप से संबंधित 16 स्थायी समितियाँ हैं और राज्यसभा के लिए 8 समितियाँ हैं। तथापि प्रत्येक समिति में दोनों सदस्यों के सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा पैनल की अध्यक्षता इन संबंधित सदनों के सदस्य करते हैं। तो आप लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि लास्ट वाला जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि लोकसभा और राज्यसभा के विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या समान होती है, तो हमने स्टेटमेंट से इसको देखा कि समितियों की संख्या समान होती है, नहीं, राज्यसभा में अलग है और लोकसभा में अलग है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ 3 है ये एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, तो हमारा ऑप्शन आएगा बी। जो ये हमारी टाइपिंग एरर है, इसको आप यहाँ पर बी कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं कि आखिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए द्वारा मालाबार सैनिक अभ्यास किया जाता है। दूसरा ऑप्शन, युद्ध अभ्यास भारत जापान के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तीसरा, मानेसर आतंकवाद विरोधी 2022 एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के दायरे में एक बहुपक्षीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। कौन सा कथन सही है? 1 एंड 3, 2 एंड 3 एंड 1, 2, 3। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के द्वारा मालाबार सैनिक अभ्यास किया जाता है। तो देखिए ये पता होना चाहिए मालाबार सैनिक अभ्यास किसके द्वारा है, तो बिल्कुल सही है। देखिए इन्हीं चारों देशों के द्वारा ये किया जाता है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
देन युद्ध अभ्यास भारत जापान के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, तो यानी कि युद्ध अभ्यास किसका है, तो भारत और जापान। देखिए ये जापान नहीं है यहाँ पर, ये यूएसए है। तो इस तरीके से ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो जैसे ही हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत होता है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और ये ऑप्शन यानी कि सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें पता है कि अब इसमें से हम 50-50 में भी अगर गैस करना चाहें तो 1 एंड बी और 2। अब तीसरा जो स्टेटमेंट है मानेसर वाला, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर होगा वो होगा हमारा उत्तर बी, यानी कि ये वाला उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से मालाबार सैन्य अभ्यास 4 देशों के द्वारा किया जा रहा है और युद्ध अभ्यास जो है वो भारत यूएसए के बीच है और मानेसर आतंकवाद विरोधी कार्रवाई जो है वो आपका एससीओ के अंतर्गत ही है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ओपेक प्लस, तीसरा क्वेश्चन। ओपेक प्लस जो क्वेश्चन है कि ओपेक प्लस ओपेक देशों और संबंधित तेल उत्पादक देशों का एक समूह है। दूसरा ऑप्शन, रूस को हाल ही में समूह से हटा दिया गया था। तीसरा ऑप्शन, संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीति को एकीकृत करना और उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण करना सुनिश्चित करना है। कौन सा कथन सही है? 1 2 2 3 1 3 1 एंड 2 3। तो देखिए अब इसको दोबारा से आप लोग देखिए कि ओपेक और ओपेक देशों से संबंधित तेल उत्पादकों का समूह है। तो देखिए ये जर्नल सा स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल यही है। अब रशिया को हाल ही में समूह से हटाया गया है, नहीं हटाया गया है, कहीं ना कहीं इसमें हम डाउटफुल हैं। अगर मान लिया जाए कि हमें नहीं पता है तो इसको हम थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तीसरा, संगठन का उद्देश्य क्या अपने देशों के तेल की जो मार्केट है उसको रेगुलेट करना है? बिल्कुल। तो देखिए 1 एंड 3 इसमें बिल्कुल सही है। तो 1 एंड 3 देखिए कहाँ कहाँ है, तो देखिए इसमें 2 3 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 1 एंड 3 या तो यहाँ है या यहाँ है। अब इसमें हमें थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, क्या रशिया को हटाया गया? तो बिल्कुल हटाया गया है। तो इस प्रकार ये इसका उत्तर डी हो जाएगा। अब इसका आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए कि ओपेक प्लस जो कंट्रीज़ हैं वो 1960 में स्थापित हैं। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, अब इनमें 13 देश हैं और ये तेल उत्पादक देश हैं। संगठन का उद्देश्य क्या है ये आप पूरा पढ़ लीजिए। देखिए सदस्य देशों का पेट्रोलियम मार्केट को रेगुलेट करना इसका उद्देश्य है। अब नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। टर्की, बुल्गारिया, स्लोवानिया, रोमानिया, बेलारूस। तो सही उत्तर का आपको कूट करना है। तो आप इसको मैप पर देखिए, यूक्रेन जो है, क्यों देखना है? क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन काफ़ी चर्चाओं में रहा है। तो यूक्रेन का मैप आप देखिए और आप इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर मुझे बताइए। तो इसमें आप लोग जब देखेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए तुर्की भी बॉर्डर सीमा शेयर करता है, बुल्गारिया भी है, स्लोवानिया भी है, रोमानिया भी है, लेकिन बेलारूस नहीं है। तो इस प्रकार कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 5 एलिमिनेट हो रहा हो, 5 हटा दीजिए। तो देखिए 5 हटा करके हमें पता चल रहा है 1 2 3 4। तो सी उत्तर है हमारा। आप इसका मैप आप खुद देखिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो 5वां और नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है WHO की फंडिंग के बारे में। तो WHO के लिए फंडिंग के लिए योगदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आकलन किए गए योगदान WHO का सदस्य बनने के लिए देशों द्वारा भुगतान की जाने वाली देय राशि है। दूसरा, WHO को फंडिंग का अधिकतम हिस्सा आकलन किए गए योगदान से आता है। तीसरा, सदस्य राज्यों द्वारा आकलन किए गए योगदान की गणना देश की संपत्ति और जनसंख्या के सापेक्ष में की जाती है। कौन सा कथन सही है? 1 एंड 3, 1 2 1 एंड 1 एंड 2 3। तो इसमें अब आप लोगों को मान लिया जाए कि बिल्कुल नहीं आता है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि WHO में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो WHO का जो फंडिंग है, इस WHO की फंडिंग का आप लोगों को पता होगा कि ये आकलन से नहीं आता है, ये वॉलेंट्री आता है। तो वॉलेंट्री यानी कि स्वैच्छिक रूप से इसका हिस्सा देश देते हैं। तो ये दूसरा, जब हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं कि दूसरा गलत है, तो देखिए ये हम लोग हटा सकते हैं। इसके बाद देखिए हम ये भी हटा सकते हैं। अब हमारे पास बचा 1 एंड 3 और 1। अब इसमें 3 हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सदस्य राज्य द्वारा आकलन किए गए योगदान की गणना देश की संपत्ति और जनसंख्या के सापेक्ष की जाती है। तो जब हमने यहाँ दूसरे स्टेटमेंट में हमने पढ़ लिया कि जो ये देशों का जो हिस्सा है वो आकलन से नहीं आता है, ये वॉलेंट्री बेसिस पर आता है। तो ये दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं एक जैसा ही बात कर रहा है कि जो देश की प्रॉपर्टी और पॉपुलेशन से WHO की फंडिंग डिसाइड होगी। आपको लगता है कि पॉपुलेशन और देश की प्रॉपर्टी से WHO की फंडिंग का कोई लिंकेज होगा? एक जर्नल सा स्टेटमेंट है, आपकी अप्रोच पर डिपेंड है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार जहाँ जैसे ही तीसरा आप हटाते हो, तो देखिए ये इसको हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। तो ये तीसरा हटाने के बाद आपके सामने सीधा उत्तर आ जाता है सी, केवल 1। इस प्रकार अब आप लोग देख सकते हो इसका उत्तर है सी। अब देखिए इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखें तो आकलन किए गए योगदान वे बकाया हैं जो एक देश का सदस्य बनने के लिए भुगतान करने होते हैं।
यानी कि ये तो आपको एक सदस्य बनने के लिए भुगतान करने वाला एक एस्टीमेट कॉस्ट है। तो लेकिन अगर इसकी हम लोग बात करें, हाल के वर्षों में स्वैच्छिक योगदान का संगठन वित्त पोषण में इसकी अधिक हिस्सेदारी रही है। तो यानी कि हम लोग देखते हैं कि देखिए से जो संगठन के वित्त पोषण में स्वैच्छिक योगदान से माध्यम से जुटाई गई राशि सर्वाधिक योगदान देती है। इस प्रकार आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन किए हैं, इसमें हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। आप लोग भी मेंस के प्रीलिम्स के लिए आप लोग भी क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मोर प्रैक्टिस विद एलिमिनेशन मेथड, ये ही आपके प्रीलिम्स की सफलता का राज है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।